तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो रिमेनिंग टॉपिक्स जो आज ही के लेक्चर में फटाक से खत्म हो जाएगा। जो अपना चैप्टर सिर्फ सरेंडर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन 3 टॉपिक बचा है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सरेंडर ऑफ शेयर्स? शेयर को सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या हुआ? मतलब हम लोगों को अब कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, हमने जाके कंपनी के शेयर्स को कंपनी को वापस लौटा दिया। ठीक है, वापस उनको लौटाने के लिए बोल रहे कि सर ले लीजिए, अब हमें आपके कंपनी का शेयर नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कौन रिक्वेस्ट करे कैंसिल करने के लिए शेयर्स? यहाँ पे मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे कैंसिलेशन का। क्या कंपनी के लिए सही है शेयर का सरेंडर होना? कंपनी के लिए सही है शेयर का सरेंडर होना? यारो नहीं, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर थोड़ा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे कंपनी के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि भैया हमें आपकी कंपनी के जो शेयर्स है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, मुझे अब आपकी कंपनी का शेयर नहीं चाहिए। शेयर नहीं चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। लेट से आप बोल रहे हो कि मुझे आपकी कंपनी के जो 1000 शेयर जो मेरे पास में थे ना, अब मुझे वो 1000 शेयर नहीं चाहिए। तो 1 लाख ये शेयर्स है। मैं यहाँ पे आपके लिए कैपिटल अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ। 1 लाख रुपीज, 1 लाख का जो शेयर है और यहाँ पे 1000 का शेयर थी, रिडक्शन हो जाएगा। तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाए। तो यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने आके यहाँ पे हमारे कंपनी का शेयर्स कैपिटल जो शेयर है ना वही रिडक्शन कर दिया। मतलब जहां पे हम लोग, अगर ये 10 रुपीज का शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से आपका 10 लाख का जो शेयर कैपिटल है, और अब वो जो शेयर कैपिटल हो गया 10 लाख का शेयर कैपिटल, 10 लाख रुपीज का जो शेयर कैपिटल है, और यहां पे कितने का हो जाएगा? $10,000 का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ शेयर्स जो बचेंगे, इट विल बी कितने का बचेंगे यहाँ पे आपको 99। अभी इसको इंटू 10 करो जरा। अगर मैं इसको यहाँ पे 10,000 डालू तो ये 1 लाख हो जाएगा। एंड नाउ दिस विल बी योर 99 लाख के यहाँ पे शेयर बचेंगे। ठीक है, तो यार ये जो पार्ट है ये तो दिक्कत वाली बात हो रही है। ये लोग ने आके हमारे कंपनी के शेयर कैपिटल रिडक्शन कर दिया है। तो कंपनी कभी भी सरेंडर ऑफ शेयर्स ना एक्सेप्ट नहीं करेगी। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो शेयर्स है वो सरेंडर हो जाए। ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ पे इनका नाम खराब हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताना, अब एक बेसिक कॉमन सेंस, एक बंदा है जिसने 10 के 10 रुपए दे दिए हैं, और एक बंदा है जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए दिए, तो कौन आएगा कंपनी के पास में शेयर सरेंडर करने के लिए? 3 रुपए दे दिए, शॉपकीपर है, ठीक है, ऐसा बंदा है जिसने पूरे पैसे दे दिए, तो उसने तो गुड्स खरीद ही लिया ना। बट जिसने 2 रुपए या 3 रुपए दिया होगा 10 रुपए के बदले में, वो ही बंदा आएगा कि यार भैया रख लो, मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसको कोई लॉस भी नहीं हो रहा। उसका लॉस हो रहा तो सिर्फ मिनिमम अमाउंट हो रहा है 2 रुपए 3 रुपए का हो रहा है। गेटिंग मी एवरीबडी? तो कहना है से कि सिर्फ और सिर्फ पार्टली पेड अप ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पार्टली पेड अप किया होगा, जिन्होंने कम पैसा दिया होगा, पूरा पैसा नहीं दिया होगा, वही शेयर सरेंडर होगा। पार्टली पेड अप शेयर ही सरेंडर करेंगे। गाइस फुल्ली पेड अप क्यों करेंगे? उन्होंने तो पूरा पैसा ही दे दिया ना हमें, कंपनी को। अब यहाँ पे कंपनी है तो ऑब्वियसली रिफंड करने की तो बात ही नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा ना शेयर आप दे दो वापस, हमें अपना 10 रुपए दे दो, ऐसा तो नहीं होता किस्सा। गेटिंग दिस पॉइंट? सरेंडर ऑफ शेयर कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो। ऑल राइट, बट मैम अगर करना है तो फिर दूसरे ऑप्शन कंपनी अप्लाई करेगी। ठीक है, अगर कौन लोग रिटर्न करेंगे कंपनी के शेयर्स, कौन सरेंडर करेंगे? ओनली पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स, जिन्होंने हमारे कंपनी के जो शेयर है उस पर पार्ट पेमेंट किया, 2 ही रुपए का पेमेंट किया, 3 ही रुपए का पेमेंट किया, 5 रुपए का पेमेंट किया, आधा पैसा दिया आपने, पूरा पैसा नहीं दिया, तो वही लोग आएंगे कंपनी के शेयर सरेंडर करेंगे। हाँ, ये बहुत रेयर केसेस होता है। मैडम इसके प्रोविजंस कहाँ दिए होंगे? अब
बेसिक कॉमन सेंस है, ये भी याद हो कि एमओए में तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो नाउल कैसा आता है? यस एवरीबॉडी, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये नाउल कैसे आता है एमओए में? तो ये सरेंडर वाले के प्रोविजंस कहाँ दिए होंगे? एओए, और कहाँ दिया होगा? गेटिंग? तो ये 2 से 3 पॉइंट्स तो कुछ ऐसे थे जो खुद ही ऐसे फ्लो वाइज हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, अगर शेयर सरेंडर होगा तो क्या ये शेयर को री इशू भी किया जा सकता है? ऑब्वियसली री इशू कर सकती है, सेम जैसे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है ना कंपनी, उसी तरह से सरेंडर शेयर्स को भी कंपनी री इशू कर सकती है। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? यहां तक का किस्सा समझ में आया? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, चलो आ जाओ एक बार नोट्स में फटाफट से देख लेते हैं। सरेंडर मतलब हम अपनी इच्छा से जो मेंबर है वॉलेंटरी रिटर्न कर रहे हैं शेयर्स कंपनी को। ऑब्वियसली ये जो मेंबर है इसने ये पार्टली पेड अप शेयर होल्डर ही होगा, ये ऐसा शेयर होल्डर ही होगा जिसने आधा पेमेंट किया है। जो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर होंगे वो नहीं करेंगे कभी भी रिटर्न, ऑब्वियसली उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरेंडर ऑफ शेयर इज अलाउड ओनली इफ, तभी अलाउड होगा जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है बट टू फॉरफिट द शेयर, तभी उसी केस में शेयर सरेंडर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसी केसेस में कंपनी सरेंडर ले लेगी। लेकिन सरेंडरिंग ऑफ शेयर इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, तो कंपनी हमेशा अवॉइड करती है कि भैया ऐसे शेयर होल्डर जो सरेंडर कर रहे हैं ना, अवॉइड करेगी ऐसी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उससे कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो रहा है, कंपनी फॉरफिट कर लेगी। ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपनी के हाथ में फॉरफीचर का, सरेंडर का ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? सरेंडर का बेटर ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। यार 1 लाख रुपए का था, अब 99,000 का ही शेयर कैपिटल हो रहा है। डन? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके बेटा, तब ठीक नहीं है, चल कोई ना, आ जाओ। यहां तक क्लियर है? ये स्केप की। अब सिंपल से पॉइंट्स है कि इट कैन बी री इशूड इन द सेम वे एज फॉरफिटेड शेयर। जैसे ही फॉरफिटेड शेयर री इशू करते हैं हम लोग, वैसे ही सरेंडर शेयर को री इशू कर लिया जाएगा। और इसके प्रोविजन कहाँ देंगे? दिए होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि एमओए में तो नाउलकस बैठता है, एमओए में तो नाउलकस बैठता है, उसके अलावा कुछ नहीं बैठता। याद है 11th स्टैंडर्ड, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यस और नो। तो बाकी बचे हुए सारी चीजें एओए में, दिमाग लगाने का काम नहीं, रट्टा मारने का काम ही नहीं है। डन एवरीबॉडी? हुआ आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स? एनीवन हैविंग एनी ऑप्शन, एनी डाउट? सॉरी, एनीवन हैविंग एनी डाउट देयर? Shall I move ahead? बढ़ू आगे? नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो बंदा है ये केतकी अपनी इच्छा से शेयर जो है रुचा को ट्रांसफर करिए। तो कैन आई राइट ओवर हियर आल्सो कि ये भी वॉलेंटरी ट्रांसफर है। केतकी अपनी इच्छा से रुचा को शेयर ट्रांसफर कर रही है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। या तो कुछ पैसा लेगी, या तो उसे गिफ्ट दे देगी, या तो कुछ कंसिडरेशन से, या तो फिर कुछ गिफ्ट दे देगी। और इतना ध्यान रखना, हर एक शेयर होल्डर को ना राइट है, कोई भी हर एक शेयर होल्डर को राइट है कि वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, केतकी ने रुचा को शेयर ट्रांसफर किए, रुचा कब शेयर होगी, शेयर होल्डर कहलाएगी? जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा तो वो शेयर होल्डर कहलाएगी। जब रुचा का नाम कंपनी के ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें आ जाएगा तो वो शेयर होल्डर कहलाएगी। और उस दिन से केतकी टर्मिनेट हो जाएगी। और जब तक इस बुक में केतकी का नाम दिख रहा है, जब तक केतकी का नाम कैंसिल करके रुचा का नाम नहीं आ रहा है, इवन तो केतकी ने शेयर ट्रांसफर कर दिया लेकिन अभी तक रुचा का नाम तो नहीं आ रहा है ना, तब तक केतकी ही शेयर होल्डर, कंपनी के हिसाब से केतकी ही शेयर होल्डर कहलाएगी, ठीक है ऑब्वियसली ना। अब अगर केतकी को शेयर को ट्रांसफर करना है तो केतकी क्या करेगी? कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करेगी? ऑब्वियसली कुछ फॉर्म फिल करेगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करेगी। इंस्ट्रूमेंट
लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करेगी, उसके साथ में केतकी उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो भी दे देगी, प्लस शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करेगी, और साथ ही साथ अगर कुछ फीस वगैरह लगती है तो वो ट्रांसफर फीस भी दे देगी। केतकी कौन कहलाएगी? रर, और रुचा कौन कहलाएगी? री, मतलब केतकी हो जाएगा, केतकी कहलाएगी ट्रांसफरर, रुचा कहलाएगी ट्रांसफरी। डन, सिंपल से पार्ट से ये देखो रर एंड री, ये वही वाला पार्ट है कि ट्रांसफर इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रुचा कब कहलाएगी मेंबर? जब रुचा का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड किया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दे रही है ना केतकी, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर करते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हो ना, मतलब डीमैट के अकाउंट के थ्रू करते हो, तो तुम्हें कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है, लेकिन अगर तुम फिजिकली शेयर को ट्रांसफर करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। समझ में आई ये कंसेप्ट? मतलब स्टैम्प ड्यूटी क्या है? एक ऐसा टैक्सेशन है जो अपन गवर्नमेंट को देते हैं, एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। डन, ओके। और क्या प्रोविजन हो सकता है? बेसिक बेसिक पार्ट और देखते हैं। अगर अपनी कंपनी पब्लिक कंपनी है तब तो इजीली शेयर का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अगर अपनी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगे शेयर ट्रांसफर में। ये बेसिक कंसेप्ट है। इट वाज द डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो मैंने आपको पूरा 11th स्टैंडर्ड का काफी हद तक पोर्शन रिवाइज करवा दी थी, तब मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी के शेयर इट कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। डन एवरीबॉडी। अब आप देखोगे ना यहाँ पे सेम पॉइंट्स है नोट्स में, कुछ भी नया नहीं है, ये पॉइंट अपन ने नंबर ऑफ टाइम्स किया है। ठीक है, चलो आ जाओ। वॉलेंटरी ट्रांसफर केतकी कर रही है कि भैया मेरे शेयर्स को जो है वो कैंसिल कर दो। सॉरी, कहाँ गए अपन? ट्रांसफर में वॉलेंटरी ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। केतकी अपने शेयर बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी, मतलब अभी मेंबर कौन है? केतकी है। वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप रुचा को ट्रांसफर कर दो। कैंसलेशन सरेंडर में होता है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हर एक मेंबर के पास में राइट है कि या वो कुछ पैसे थे या किसी को गिफ्ट दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है? एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर द शेयर। पब्लिक कंपनी है तो तुम्हारे जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शन होगा फ्री ट्रांसफर में। अभी यहाँ पे एक लाइन दिया है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एओए, मतलब जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला होगा ना वैसा ही। मैडम मतलब, अरे बाबा, एमओए में नॉल का सी आता है तो बाकी सब किधर आया? एओए में। तो आप हर एक जगह लिख सकते हो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एओए। डन, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर? ये 4 पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है क्या? 4 पॉइंट्स तक। अब ऑब्वियसली अगर केतकी को शेयर को ट्रांसफर करना है तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या कोई एप्लीकेशन पेमेंट एप्लीकेशन फाइल करेगी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरेगी। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट भी देगी और ट्रांसफर फीस भी देगी। ठीक है मैडम, अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया केतकी ने तो कैंसिल कर देगी, कंपनी उसका कंसिडर नहीं करेगी, कंपनी ट्रांसफर करने के लिए रिफ्यूज कर देगी। मैडम अगर ट्रांसफर फीस नहीं भरी तो भी रिफ्यूज कर देगी। डन। केतकी कौन कहलाएगी? ट्रांसफरर, और रुचा कौन कहलाएगी? ट्रांसफरी। नाउ अ मेंबर कैन सेल इधर अ पार्ट और ऑल ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। या मान लो 10,000 शेयर है तो उसने 2,000 ट्रांसफर कर दिए या पूरे के पूरे ट्रांसफर कर दिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन, जब रुचा का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि केतकी ने रुचा को शेयर ट्रांसफर कर दिया। अंडर डिपॉजिट, हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट द पेमेंट।
ओके गाइस, देखो 11th पॉइंट में क्या है, ये सोचा अगर आप फिजिकल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब केतकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बना के दे रही है कंपनी को, साथ साथ में शेयर सर्टिफिकेट ले जाके देगी, उनका ट्रांसफर का फीस देगी, ठीक है, तब मतलब जब फिजिकल फॉर्म में आप जाके कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो तुम्हें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, हैज टू बी पेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म, मतलब स्टैम्प ड्यूटी भी पेमेंट करना पड़ेगा। इससे बेटर है रुचा बच्चे की डीमैट फॉर्म में कर ले, ऑनलाइन ट्रांसफर कर ले तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती ही नहीं है। 0.25% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब लेट से तुम्हारा 20 रुपए शेयर की मार्केट वैल्यू है, तो 20 रुपए पे 0.25% आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। इससे बेटर है डीमैट फॉर्म में कर लो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। डन, ठीक है। नाउ यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, दीज आर द सिचुएशंस, जैसे कौन कौन से सिचुएशंस है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर को ट्रांसफर करना रिड्यूस कर सकती है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं गाइस। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अथॉरिटी टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब वो केतकी ने रुचा के नाम पे शेयर ट्रांसफर किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते कि हम रुचा के नाम पे शेयर रजिस्टर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत, आपने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जो देना चाहिए था, और कंपनी ने एंड व्हेन कंपनी हैज लीन ऑन द शेयर, और जब कंपनी ने आपके शेयर्स को जब्त कर लिया, अपने हवाले रख लिया, गेटिंग ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। जब एओए के प्रोविजन नहीं कंप्लाई करते हो, जब कंपनी एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते हो, जब शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं दिया या फीस वगैरह नहीं दिया, ट्रांसफर फीस मंथ भी लिख सकते हो आप आंसर, या कंपनी ने लीन रख लिया है। डन एवरीबॉडी। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कुछ नया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग यहीं से फ्रेम करते हैं कि व्हेन कंपनी हैज लीन ऑन द शेयर्स कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज, यस ऑब्वियसली, ठीक है। तब अगर कंपनी ने जब लीन रखा, मतलब उन्होंने शेयर जो है ना अपने अंडर में रख लिया, अपनी कस्टडी में रख लिया, आपके जो शेयर, आपने कुछ डिफॉल्ट वगैरह किया होगा पेमेंट में, कंपनी ने वो शेयर को लीन कर ली, ठीक है, अपने कस्टडी में ले लिया है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज, और क्योंकि कंपनी ने अपने कस्टडी में रखा है, तो अब आप बोलते कि यार छोड़ना, कंपनी ने रखा है तो एक काम करो, मैं केतकी बोलती मैं रुचा को दे देती हूँ, फंसेगी तो रुचा फंसेगी, ऐसा नहीं, वो शेयर ट्रांसफर होंगे ही नहीं। डन एवरीबॉडी। तो ये वाले पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्लियर, पक्का। ये बेटा 11th वाला पॉइंट से लेके यहां तक का सारे पॉइंट समझ में आए क्या, 11th वाला पॉइंट भी समझाओ, स्टैम्प ड्यूटी का कुछ नहीं है, टैक्सेशन है जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, फिजिकली अगर आप शेयर को इशू करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, डीमैट अगर ऑनलाइन अकाउंट करोगे तो नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। डन, ठीक है। नाउ अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिफ्यूज करना है, ठीक है, कि केतकी रुचा को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो आप उनसे नोटिस एक्सपेक्ट करोगे कितने दिन में, 30 डेज के अंदर अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको नोटिस दिया है तो केतकी रुचा को शेयर नहीं दे पाएगी। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल गिविंग द रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग ट्रांसफर, कि हमने किस कारण के कारण, मतलब किस रीजंस के कारण आपके जो शेयर है वो ट्रांसफर करने से हम आपको रोक रहे हैं, वो उनको रीजन भी देना पड़ेगा, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देके केतकी को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। मतलब कंपनी यहाँ पे केतकी को क्या क्या देने वाली है, नोटिस देगी अलॉन्ग विथ रीजंस, रीजंस किसका, फॉर रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, कितने दिन में, 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। डन एवरीबॉडी। क्यों रिफ्यूज कर रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लाई नहीं किया, कंपनी टैक्स कंप्लाई, ट्रांसफर फीस नहीं दिया, या लीन है, वो शेयर्स को कंपनी ने अपनी कस्टडी में रख लिया, इसलिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऑल राइट, फिर क्या है, मेंबर के पास में अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा, यहाँ पे कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा नोटिस भेजा, अब केतकी को केस फाइल करना है तो किसके पास में जाएगी, केतकी जाएगी
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो केस फाइल करेगी केतकी एनसीएलटी के पास, करेगी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफ्यूज। डन एवरीबॉडी। ये जिस दिन नोटिस आया ना 30 days फ्रॉम नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, जिस दिन ये रिफ्यूजल का नोटिस है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी केस फाइल कर, मतलब केस की जो है वो एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस है अपने एनसीएलटी को, पहले कोर्ट बोलते थे अभी यहाँ पे ट्रिब्यूनल वर्ड आता है। मैम फुल फॉर्म बता दोगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डन एवरीवन, क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट, अगर मान लो कोई नोटिस से रिसीव नहीं हुआ तो ये जो 30 दिन है ना ये 60 दिन हो जाएंगे अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और ये जो 30 दिन है ये 90 दिन हो जाएंगे अगर पब्लिक कंपनी है तो। ऐश, ठीक है, चलो बोलो किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्योंकि हम अपने शेयर वॉलेंटरी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है जी। इसके प्रोविजन वगैरह कहाँ दिए होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फाइल करेगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फाइल करेगी अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट एंड अलॉन्ग विद ट्रांसफर फीस कंपनी को देगी। अगर फिजिकल फॉर्म है तो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा 0.25% ऑफ मार्केट वैल्यू, अगर डीमैट में है तो नहीं भरना, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी का। ओके, उसके बाद में और क्या है, अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर इजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारे कॉमन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और क्या है, हर एक मेंबर्स के पास में अधिकार होता है शेयर्स को बेचने का। ट्रांसफर कंप्लीट कब कहलाएगा? जिस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रुचा का नाम आ जाएगा उस दिन। ये भी हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से पॉइंट पे रिफ्यूज कर सकते हैं? एओए नहीं किया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए, तुमने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, तुमने लीन कर लिया, या तुमने ट्रांसफर फीस वगैरह नहीं दिया, एनी अदर प्रोविजन भी जो थे वो नहीं किया, मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज करेंगे तो बताएंगे कैसे? ऑब्वियसली केतकी को नोटिस देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जब केतकी ने ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फाइल किया उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। हम केतकी को लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ, ना इंसाफी भी, केतकी 30 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी को फाइल कर लेना, क्या दिक्कत है? अगर मैडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये जो रिफ्यूजल की जो नोटिस होती है, जो हमारा अधिकार है, केतकी को ये रिफ्यूजल का नोटिस ही नहीं दिया और रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, जब केतकी उनको फॉलो अप करती है 2-3 महीने बाद में तो बोलते नहीं नहीं रिफ्यूज कर दिया, ये शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? जब ऐसा किया तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो 60 डेज के अंदर 60 डेज तक वो एनसीएलटी को अपील कर सकती है, और 90 डेज में वो, अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज के अंदर वो एनसीएलटी को अपील कर सकती है। अपील कर सकती है मतलब रिक्वेस्ट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। डन एवरीबॉडी, पूरा समझा? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस योर ब्लैंक ट्रांसफर? अब यहाँ पे केतकी ने रुचा का नाम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो ट्रांसफर केतकी यहाँ पे बना रही है ना, वहां पे उसने रुचा का नाम नहीं लिखा है, उसने वो जो एरिया वो ब्लैंक कर दिया। अब जैसे आपका ये होता है ना, क्या बोलोगे, बियरर चेक, ये होता है अकाउंट पे ही चेक, ठीक है, जहाँ पे 2 क्रॉस लाइन होती है, वो पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में ही वो पैसा ट्रांसफर होता है। बट जो बियरर चेक होता है वहां पे कोई क्रॉस लाइन नहीं होती है, मतलब इट इज एज गुड एज योर कैश। ठीक उसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जिसका नाम ब्लैंक है, जिसमें नेम पोस्ट जो नेम वाला पार्ट है वो ब्लैंक है, तो ब्लैंक ट्रांसफर बोलेंगे। और ये इट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल। ये शेयर, ये सर्टिफिकेट जिसके पास में है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जिसके पास में है, उसको क्या हो जाएगा, उसको शेयर मिल जाएंगे, ऐसा कंसेप्ट। जैसे ये चेक जिसके पास में, क्या उसको कैश मिल जाएगा बैंक के थ्रू, वैसे ही ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, ये जिसके पास में उसको शेयर मिल जाएगा। चलो आ जाओ, रीड आउट कर दो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है।
देख लो, व्हेन मेंबर साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फाइलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, रुचा कौन थी? ट्रांसफरी। केतकी कौन थी? ट्रांसफर। जो शेयर को ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरर, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्रांसफरी, एंड hands it to the transferee share certificate, it is called blank certificate। ब्लैंक ट्रांसफर बोल लोगे आप, क्यों? क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में नाम नहीं लिखा है, प्लस शेयर सर्टिफिकेट भी है उनके पास में, ये क्या हो गया? ब्लैंक ट्रांसफर। इट enables easy purchase and sale of share as a blank transfer can be sold to any number of times। कितने भी बार शेयर्स को बेच सकते हो आप, ये ब्लैंक ट्रांसफर कितने भी बार किसी को भी खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि बियर चेक ट्रांसफर 10,000 लेने दे किसी एक बंदा है, ठीक है, किसी को 10,000 रुपए देने, दे दो बियर चेक, तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म। उसको किसी और को देने दे दो बियर चेक। तब बिना नाम लिखे वो शेयर कैसे ही ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही बिना नाम लिखे शेयर ऐसे ही ट्रांसफर होते रहेंगे। डन एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट क्लियर? बिना नाम लिखे ये शेयर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्लस शेयर सर्टिफिकेट ऐसे ही ट्रांसफर होता रहेगा। बोलो, अब ये इतने सारे जो बीच में जो ट्रांसफरर है, क्या इनको स्टैम्प ड्यूटी मैम इतनी बार 2.5% ऑफ मार्केट वैल्यू पेमेंट करना होगा? नहीं ना यार, कुछ भी। प्लान ट्रांसफर में जो इंटरमीडिएट जितने भी बायर्स होते हैं, बीच में जितने भी बायर्स हुए हैं, उनको स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है। और जिसने ये जो ब्लैंक ट्रांसफर का जो शेयर सर्टिफिकेट, ब्लैंक ट्रांसफर का जो इंस्ट्रूमेंट है प्लस शेयर सर्टिफिकेट है, जिसने होल्ड किया है, उसको सारे अधिकार है शेयर होल्डर के, उसको सारे अधिकार है मेंबर्स के। सिंपल। मतलब केतकी ने एक ब्लैंक ट्रांसफर इश्यू किया है सिद्धार्थ के नाम, प्लस उसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। सिद्धार्थ ने रुचा को दिया, रुचा ने किसी तीसरे उसके भाई को दिया, तो आज की डेट पे शेयर होल्डर कौन है? उसका भाई, रुचा का भाई। डन एवरीवन, सिंपल से कंसेप्ट सर। यस, केतकी ने सिद्धार्थ को दिया, सिद्धार्थ ने रुचा को दिया, और रुचा ने अपने भाई को दे दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर किसके पास में है? रुचा के भाई के पास में है। शेयर सर्टिफिकेट किसके पास में? रुचा के भाई के पास में है। तो कौन हुआ शेयर होल्डर? रुचा का भाई। डन, सिंपल सा पार्ट है। गाइस, फोर्स ट्रांसफर क्या होता है? जहां पे आप कुछ गलतियां करते हो, आप कुछ डिफॉल्ट करते हो साइन में। फोर्ज मतलब कॉपी करना। वे सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज कॉपीड इज बीइंग फोर्ज्ड, ये हो गया फोर्स ट्रांसफर। एंड कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर। अगर कंपनी को पता है कि ये गलत है साइन, तो कंपनी ने ऐसे ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। मतलब यहां पे रुचा ने क्या किया? केतकी की ही साइन करके ये इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया, और कंपनी में वो अप्लाई कर दी कि देखो अब मैं शेयर होल्डर हूं। अगर कंपनी को समझ में आ रहा है कि ये जो साइन है ये केतकी की नहीं है, देन इट विल बी अ केस ऑफ योर फोर्स ट्रांसफर। कंपनी ऐसे ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेगी। सिंपल सा बात है। नाउ व्हाट इज योर ट्रांसमिशन? यारो, ये तो अपने आप हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब या तो वो बंदे की डेथ हो गई, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, उसके पास में एक भी पैसा नहीं है, बैंक ने, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, या फिर इनसेन हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अनसाउंड माइंड, ठीक है। तब ये केसेस किसके हैं? ट्रांसमिशन के हैं। तो अपने आप शेयर ट्रांसफर हो जाता है। किसको ट्रांसफर हो जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। डन, ओके। ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। ऑब्वियसली यार, जो इंसान पागल हो गया है वो कैसे वो थोड़ी ना ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, ये वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं है, ये इनवॉलेंटरी है। जो भी उसका लीगल हेयर है वो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। जो जो बंदा है जो अनसाउंड माइंड हुआ है, की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, एंड देयर इज नो नीड टू सबमिट
इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी। यार वो बंदा ऑलरेडी पागल हो गया है, वो क्या तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट करेगा? क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करेगा, बनाएगा? कुछ भी। स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करेगा? कुछ भी। इंसॉल्वेंट है वो बंदा, पैसे ही नहीं है कि वो बंदे की डेथ हो गई है, कहां से वो सारे काम करेगा? इसलिए वो बोला देयर इज नो नीड टू सबमिट। कंसेप्ट समझा क्या? यस एवरीवन, कंसेप्ट समझा? तो अगर मान लो बंदे की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल है, ठीक है, या फिर लेट्स से अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या इनसेन है वो बंदा, तो जो भी उसको रख रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है वो बंदे की, क्या बोलोगे आप उसको? गार्जियन बोलोगे? गार्जियन हो जाएगा वो। और इंसॉल्वेंसी, दिवाला निकल गया तो फिर अगर वो बंदे का दिवाला निकल गया तो किसको ट्रांसफर करोगे शेयर्स? ऑफिशियल रिसीवर जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? एनसीएलटी डिक्लेयर करेगी, कोर्ट, इन शॉर्ट कोर्ट ही डिक्लेयर करेगी, ठीक है। किसी बंदे को इंसॉल्वेंट कोर्ट ही डिक्लेयर करेगी कि यार उसके पास में पैसा नहीं है, उसका दिवाला निकल गया, तो उसने कोर्ट ने किसी बंदे को अब कुछ भी इस बंदे के बिहाफ में कुछ भी पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव होना है तो उसने एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है कोर्ट ने। तो ये बंदे को डायरेक्टली शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर मिल जाएंगे, जो भी कुछ है। पैसा मिलना होगा तो मिलेगा, या देना होगा तो भी यही देगा आपको। क्लियर विद द कंसेप्ट? यस एवरीवन। ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, लीगल हेयर को मिलता है, लीगल हेयर इनिशिएट करेगा प्रोसेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार जो लाइबिलिटी है वो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल बंदे की ही रहेगी, नो डाउट इन दैट, बट उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर बंदे की डेथ हो गई है तो लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इनसेन है तो गार्जियन को मिल जाएगा जो उसको संभाल रहा है, ठीक है। एंड इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल रिसीवर जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसके बिहाफ में हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बिहाफ। डन एवरीवन, क्लियर विद द कंसेप्ट? तो गाइस वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर, और ये रहे इसके सारे चैप्टर के सारे टाइमलाइंस मैंने यहाँ पे आपको समराइज कर दिए। अब ये देखो आज क्या क्या टाइमलाइंस पड़े। नोटिस फॉर रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर 30 दिन में होना चाहिए। मेंबर कब अपील कर सकता है एनसीएलटी को? अगेंस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी 30 दिन में। अगर नोटिस रिसीव नहीं हुई है तो 60 दिन में, प्राइवेट कंपनी है तो, अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज में। सारी चीजें तो पढ़ ली। और ये रहा आपका ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाला केस। शेयर सर्टिफिकेट कब इश्यू होगा? विद इन 1 मंथ, ये कर लिया था। लिस्टेड कंपनी तो शेयर सर्टिफिकेट कब इश्यू हो जाएगा? 15 डेज। डन। तो पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। अच्छी तरह से एक बार एसपी है लिख कर करना, वापस से बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आप एक बार राइटिंग में लिख कर करना, एटलीस्ट 2 टाइम्स राइटिंग में करोगे तब जाके चीजें याद रहेगी, वरना एओए एमओए में बहुत कंफ्यूजन होगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रही हूँ कि यार एमओए में सिर्फ और सिर्फ नवल कस आता है, ठीक है, बचा हुआ पार्ट में एओए के प्रोविजन फॉलो करने होता है। तो कई जगह मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली चीजें यहाँ पे मैं आपको लर्न करवा रही हूँ, ठीक है। वो चीजें ध्यान में रखो, जस्ट एक रीड आउट करो और आंसर खुद ब खुद लिख कर देखो, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो अलविदा गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।